प्रीवियस टर्न पे हम लोग ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, पिटफॉल्स ऑफ स्पेशल डेटा। पिटफॉल्स मीन्स क्या क्या हमको स्पेशल डेटा को यूज करते टाइम चीजों को ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या उनसे प्रॉब्लम हो सकती हैं। इन चारों को ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहला था स्पेशल ऑटो कोरिलेशन, जिसमें बताया गया था कि ऑटो कोरिलेशन की प्रॉपर्टी होने के कारण डेटा इंडिपेंडेंट नहीं होता। कई सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ये कंडीशन होती है कि डेटा सेट रैंडम रहे। डेटा सेट में रैंडमनेस ना होना ये स्पेशल ऑटो कोरिलेशन के कारण है, जिसके बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, जिनमें से एक इंटरपोलेशन है। लेकिन स्टिल ये कई बार प्रॉब्लम कर देता है जब कभी भी रैंडम इंडिपेंडेंट डेटा की जरूरत पड़ती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो बताई थी कि स्पेशल ऑटो कोरिलेशन हम मेजर कैसे कर सकते हैं, उसके अलग अलग कोफिशिएंट बताए गए थे, जैसे यहाँ पे लिस्टेड है। मोरॉन्स आई कोफिशिएंट, गियरेस सी कोफिशिएंट, ये कुछ ऐसे कोफिशिएंट्स हैं जिनके थ्रू ऑटो कोरिलेशन को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम MAUP प्रॉब्लम, जिसको बोला गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। मॉडिफाइबल एरियल यूनिट प्रॉब्लम, जो कि दो फॉर्म में बोली जाती है। फर्स्ट वन इज एग्रीगेशन, सेकेंड वन इज जोनिंग। बेसिकली कहीं पे भी अगर हम देखें, जो बाउंड्रीज होती हैं, जो यूनिट होती हैं, वो फिक्स नहीं होती। विलेज की, ब्लॉक की, तहसील की, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, ये सारी मॉडिफाइबल होती है। समय के साथ में बदलाव आता है, अलग अलग पर्पस होते हैं जो आपको बताया गए थे। कई बार एक पॉलिटिकल रीजंस होते हैं कि कहीं पर एक नए जिले की मांग करी जाती है, नए स्टेट की मांग होती है। इस तरीके के रीजंस होते हैं जिसके कारण डिवीजन करना पड़ता है। कई बार पॉपुलेशन चेंज, क्योंकि काफी इंक्रीमेंट हो रहा है, इस कारण से कंस्टिट्यूएंसी वगैरह में भी हमें डिसाइड कराना पड़ता है। हमें नहीं, मतलब डीलिमिट, एक पर्टिकुलर इसके लिए कमीशन है, डीलिमिटेशन कमीशन, उनके थ्रू सारी इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसीज डिसाइड करी जाती हैं। तो बेसिकली पर्पस क्या है बताने का कि कोई भी यूनिट है, कोई भी चीज हम बात कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड नहीं है, वो एक मॉडिफाइबल है। दिक्कत यहाँ पर क्या आती है कि समय के साथ अगर आप डेटा किस लेवल पर एग्रीगेट किया गया है ना, कई बार एग्रीगेट करके प्रॉब्लम्स को हाइड किया जाता है। जैसे कर कोई प्रॉब्लम एक विलेज लेवल पर हमको एक प्रॉब्लम दिख रही है कि किसी विलेज में पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, या किसी विलेज में जेंडर रेशियो बहुत डिस्टर्ब होता जा रहा है, लेकिन हमने रिपोर्ट कर दिया उसको ब्लॉक लेवल पर, एक ऊपर लेवल चले गए, ब्लॉक लेवल पर रिपोर्ट कर दिया। तो ब्लॉक लेवल पे उस पर्टिकुलर विलेज की प्रॉब्लम कभी दिखेगी नहीं, क्योंकि वहां पर एग्रीगेशन हो जा रहा है। इसी तरीके से ये जोनिंग की प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से सपोज पॉपुलेशन कम हो रही है लेकिन हम विलेज का बाउंड्री बढ़ा दे रहे हैं, उस तरीके से जोनिंग में हम मॉडिफाई करके इस चीज को चेंज करा सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप अलग अलग टाइम पीरियड का डेटा सेट ओवरले कराने की कोशिश करते हैं, तब वहां पर ही हमेशा चेक करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग को गोरखपुर का दिया था कि किस तरीके से गोरखपुर बहुत बड़ा एक जिला था, लेकिन गोरखपुर से अलग अलग पोर्शंस निकाले गए। महाराजगंज हुआ, देवरिया हुआ, ये सारे पोर्शंस हटाने से अगर आप पुराने डेटा से अब ओवरले कराने की कोशिश करें तो वो डेटा सेट गलत आएगा आउटपुट। तो इसीलिए ये हमेशा देखना चाहिए कि किस तरीके से ओवर द टाइम चेंज हुआ है। बाउंड्रीज अगर मॉडिफाई हुई है तो ओवरले नहीं हो सकता एज इट इज, वहां पे करेक्शन करने की जरूरत है। बाकी डेटा कभी भी एनालाइज किया जाए, उसमें भी इन चीजों को देखा जाए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर पॉपुलेशन बाउंड्री का यहाँ पर दिया गया था कि किस तरीके से पॉपुलेशन को रिपोर्ट करने का एक अगला लेवल है। इसमें किस तरीके से चार अलग अलग तरीके से ये एग्रीगेशन किया जा रहा है, और जो जोनिंग करी जा रही है उस जोनिंग का इफेक्ट एवरेज पॉपुलेशन पे कितना पड़ रहा है। बिल्कुल क्लियर कट इसका अंतर यहाँ पे देखा जा सकता है कि जोनिंग बदलने से जो एवरेज पॉपुलेशन है वो बदल जा रही है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म आया था, वो क्या था? गेरीमैंडरिंग। गेरीमैंडरिंग क्या होता है? जब पॉलिटिकली अगर कोई इस तरीके का काम करता है कि अगर, मतलब इट्स लाइक अ नेगेटिव टर्म, कि अगर जो जोनिंग है वो इस तरीके से करी जा रही है कि हम उसे अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये किसी इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी की ही बात हो, ये कहीं पे भी हो सकता है। क्योंकि आजकल के टाइम में जैसे स्कूल्स का, है ना, प्राइमरी एजुकेशन में बोला जाता है, जैसे US वगैरह में होता था कि जो चाइल्ड है
वो नियरेस्ट स्कूल के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल है एडमिशन पाने के, है ना। इसी तरीके से इंडिया में भी अब आता जा रहा है, हमारे यहाँ जो अलग अलग नियम आ रहे हैं, राइट टू एजुकेशन हो गया, या आज के टाइम में एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई है। तो इस तरीके के रूल्स आते जा रहे हैं कि जो भी नियरेस्ट स्कूल है उसमें ऑटोमेटिक एडमिशन हो। अब नियरेस्ट स्कूल क्या है, इसके लिए एक टर्म होता है स्कूल डिस्ट्रिक्टिंग, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्टिंग बना है, या उसको मॉडिफाई किया जाता है तो रीडिस्ट्रिक्टिंग बोला जाता है। क्या बाउंड्री है, जिसको हम लोग कैचमेंट एरिया भी कई बार बोल देते हैं, ये कैचमेंट एरिया कितना है, कौन सा नियरेस्ट स्कूल है। अब वहां पर कोई मैनिपुलेशन करने लगे तो वो भी गैरीमैंडरिंग ही कहलाएगा। तो बेसिक पर्पस ये है कि कोई एक सबके इंटरेस्ट का नहीं बल्कि कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए कोई काम करे, देन इस तरीके की जोनिंग को हम लोग एक टर्म यूज करते हैं गैरीमैंडरिंग। अगला इकोलॉजिकल फैलेसी, सिंपल बहुत है कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट एग्रीगेटेड लेवल पर दिया जा रहा है उसको अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर मान लेंगे तो ये इकोलॉजिकल फैलेसी है। जैसे कि एवरेज इनकम है वो एक पूरे एरिया की है, अब उसको हम बोलेंगे हर एक इंडिविजुअल की उतनी ही इनकम है, ये गलत है। या किसी क्रिमिनल रीजन में बोला जाए कि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसका मतलब उस लोकेलिटी में रहने वाला हर एक व्यक्ति क्रिमिनल है, ये एक लॉजिकल फेलिसी है कि एग्रीगेटेड लेवल पर दिया गया स्टैटिस्टिक्स को अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर भी मान लें देन इट इज एन इकोलॉजिकल फेलिसी। नेक्स्ट वन इज स्केल। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जीआईएस डेटा में है, जो इनकम्पैटिबिलिटी देता है कि अगर आपके पास में एक 1:50,000 का डेटा, एक 1:60,000 का डेटा है, आप उसको कैसे कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम स्केल की रहती है जिसको हमेशा जब भी डेटा से डील करें स्पेशल डेटा में इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है। यहाँ तक हम लोग का मेजर हो गया था। आज के टर्न से हमको जो मेन चीज स्टार्ट करनी थी वो था मैप लेआउट। मैप लेआउट का प्रैक्टिकल ऑलरेडी हो चुका है, थ्योरी में भी अभी हम लोग को देखना है कि एक्चुअल में मैप लेआउट होता क्या है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, सपोज। ठीक है, ठीक है, तो ये एक हमारा एक डिजिटाइज डेटा है। ओके, अब सपोज ये एक डिजिटाइज डेटा है। अगर हमको ये रिजल्ट हमें हम अपनी फाइल बना रहे हैं, अपना कोई भी अपना चीज लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, कोई अपना प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, हम कोई अपना रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम इस फिगर को हम दें कि हमको बताना है कि दिस वन इज द डिजिटाइज्ड डेटा ऑफ ब्रुकलिन। इन द बेस देयर इज अ ब्रुकलिन सेंसस ब्लॉक एंड ओवर दैट वन देयर इज अ Brooklyn subway stations. These are shown by the red color dots. Okay. So how we will get this output? One way is I can use this snipping tool. Okay, I can use this snipping tool, take a snapshot of the whole region, and this is how I will get the output. So I will take this one, edit, copy. This is one way of placing my output because I have done that. I want to show the Brooklyn census blocks, and I also want to show the Brooklyn, these subway stations over here. So what I have done, I have taken a snapshot and placed it in my thesis, in my report, or wherever I want to place. This is one way of doing this thing. Whenever we are doing this thing in GIS, we never place such type of snapshot, never. Okay, this is not a proper way of representing your spatial data in the form of snapshot. What we will do, we will create a proper map layout. Okay. We will create something like this. With the help of this layout only, we can show what is present in the data set. So there is a standard way through which the maps are created, through which the results are shown in any of the work. In today's time, since we have the desktop GIS software, these software have a lot of functionality
very sophisticated options over there through which we can create a lot of interesting map layout, not just a simple map layout. In the previous turn, I have shown you the hill shading and how that is used, that shaded relief, how that it is used in the visualization purpose. Here also you can see that there are several elements that are present in the map, and by using different things we can create a very interesting map. Now before going into that one, we first need to know what are the elements of any map. Okay, so quickly draw this diagram in your copy, because as a GIS student we all need to know what are the basic element of any map. You have already gone through whenever we are discussing the things, or previously you have learned about the maps, isn't it? Means when there was a starting time of the lecture, you have learned all about the mapping, about the purpose of mapping, scale of mapping, projection system, generalization, everything you have learned. And there also you have seen the topographic map of Allahabad. There also I have shown you the major components of the map. But in this turn, you will learn the exact terminology that is used for that purpose. And right now on the screen, one such sample is given to you. So quickly draw all these things, which are title, numeric scale, inset, north arrow, legend, graphical scale, supplementary information, reference grid, and annotation. Draw these things, and thereafter we will learn what is the meaning of all these terms. Okay, so one by one, let's see the things. First of all, there will be a map title. Okay. Whenever you place a map title, think about it, because whatever title you are placing over here, it should represent the purpose of this whole map, why you have created that map, what are the content of that map. So map title should be very short. It should be representative of whatever content that you are showing in the map. Okay. After the map, this is the main map body. Okay. This one is the main map body where you will place all the spatial entities, point, line, polygon, whatever you want to place. Okay. Thereafter, if you want to add the label to that one, what you will do? You will use annotation. It is not necessary to label everything, but most of the time we label the things. Then there will be one reference grid. Okay. Whatever means, whenever we talk anything, any data in GIS, there must be a spatial reference of that data. Okay. And do you remember what are the three ways of giving the spatial reference? Geographic coordinates, planar coordinates, and non-coordinates. Geographic coordinates, latitude, longitude. Planar coordinates, this UTM, PLS, they are the example of planar coordinates. Non-coordinate like pin code. Okay, so we have already covered this thing previously.
So we have to give some spatial reference against which all these things could be read. So here the reference grid in general, or in a more simplistic way of speaking this thing is, we have to mention the latitude and longitude of that map. Okay, not necessarily latitude, longitude. You can use x and y coordinate, but most of the time we use latitude and longitude. And one more thing, this is one of the mistake. I'm just a little bit deviating from the topic. When you have to represent the latitude and longitude, wait for a minute. Okay, so here you can see, yeah, I was discussing about the reference grid, about the latitude and longitude. There are two different ways through which you can give the latitude and longitude. One is decimal degree manner and another one is DMS, degree minute second method. So there are two methods in which you can represent the latitude and longitude. Always make sure whatever you are using in the text, if you are referring it in like degree minute second manner, always write it down in the map also in the similar manner. If you are inside the text, if you are writing in degree manner or degree minute second manner, that must have the same thing over here also. Now after that, there can be inset. It is not necessary to always include some inset over here. You may or may not include it as per the requirement. Means title, map body, this reference grid, they all are the necessary, but inset map is not necessary. You may or may not take that one. Okay. So what is the purpose of inset? Inset purpose is basically to show a small scale map and locate that particular, like suppose if this one is the map of Allahabad. So inside the inset, I will create the map of, I will put the map of India and show the position of Allahabad in India. Okay, so this is how the inset map is used. Then north arrow, yes, most of the time we use the north arrow. North arrow is the direction indicator. It can be north arrow. Sometimes they say compass rose. Okay. So north arrow is shown for the direction indicator. Another manner of understanding the direction is the latitude and longitude that are given over here. Next thing, legend. Legend is again a mandatory component of any map. Legend will tell you the meaning of the symbols that are used inside the map. Okay. What is the meaning of different symbols that are used over here? They come under the legend, like boundary, point A, point B. All these are the example of legend. Then scale. Again, scale is the mandatory thing, mandatory element. The scale can be represented in three ways: in a form of ratio factor, in the form of verbal scale, in the form of a graphical scale. Most of the time we go for the first and third, which is the ratio scale and the graphical scale. Okay. Then if it is required, we will use this supplementary information. We can add some supplementary information regarding the metadata of that map. So these are the major components: map body, inset or overview map, title, legend, scale, neat line. Yeah, this one is another term. Write it down in your copy. It is not there. Neat line. It is often used to provide a frame for all the map elements. Like if you want to create a box around all the element, it will be the neat line. Then direction indicator or north arrow, map metadata, text and annotation. So these all are the basic component of any map. There are the different manners through which you can create a map. Okay, there is no fixed one rule, but it depends upon you. I am taking one such example. As I have shown you, this one is the Brooklyn map. And on this Brooklyn map, the subway stations are marked over here. Okay. So now I am going to make a layout map over here. Okay.
So I have added the map. First of all, I need to just wait. Make sure that your map is coming at a proper size, because the main purpose of this whole map making is to see this content, okay? Not anything else. The main purpose is this map body. So make sure that it is appearing properly on the screen. Okay. Then what you need to do? You need to add title. Okay. Our purpose is Brooklyn subway station or transportation. Brooklyn transportation facility. Okay. One thing, always make sure that the size is appropriate. Like as I have earlier told you, many times student place the title in such a large size font that the title is more dominant than the actual content. Okay, so make a proper proportion of all these things. It's all about the visualization. You have to see, you have to think how my map is looking. Okay, so there is no hard and fast rule that I will tell you that, make it at 12 font size or 14 font size, but you have to think what should be the font size of your content. Okay, so this is how I have placed the title. Then I will insert the north arrow. Several options are available for the north arrow. So many are there. Okay. So you can take any one of them, but the main purpose is it should be clearly visible. Okay. Whatever you are taking, it should be clearly visible. Thereafter, next thing is we need to add scale bar. Again, several options are available over here for making a scale bar. It's up to you. Whatever you want to use, how many divisions you want to use, it all up to you. Okay. But in general suggestion is make it uniform throughout your work. Make the things uniform. So in general, we take it in terms of kilometer. Yes. So I place the scale bar over here. Thereafter, what is the next requirement? Legend. Okay. Legend, so that everybody know what is the meaning of the dot and the lines. Creating a layout map is very simple. There is nothing complicated. So all the elements, title, north arrow, dataset, grid line, scale bar, legend, everything is available. Now basic things are covered. It's up to you what else is required. Okay, it's up to you. So the basic map has been created. This is how you will create your map layout. Yes, was one more thing, neat line, that I want to show you. This one is coming over here, neat line. I hope there is no lag between my audio and video. So you can see that there will be one box will appear like this way, that will cover all the elements. Okay. That will cover all the elements like this. So once this is done, this part has been done, the next thing is we need to export that map. The map could be exported in so many different formats, like it can be in JPEG, PDF, so many are there. Whatever is your requirement, you can select your file format. There is one more thing regarding the resolution of this one. If you increase the resolution, the quality will be better, but the problem will be
problem will be the size. So I am going to get this data at 600 dpi resolution. Okay, so I'm saving it. It will be in JPEG file format. So let's see the output. Okay, Brooklyn 1 is created now. And now on the screen you can see that a map layout is coming. My neat line, okay. And neat line is not coming properly. Just wait. When I have to place it inside my system in my Word file, here you can see on the screen what is the output. This is how the output will come. Okay, so this is how we create a map layout by using all these basic elements. Then we are moving to the next topic, which is of cartographic symbolism. If anyone has any question regarding this thing, you can ask. Okay. So we are moving to the next topic, which is the cartographic symbolism. You know, as all of you know, the art of map making is called cartography. Okay. So whenever we make a map, there are certain rules in the cartography that we must follow. These are the basic rules that we must follow while creating any of the maps. Okay. First thing is there must be a match between the real world symbol and the symbols which are used in creating any of the map layout. Okay, like I want to be innovative. I want to use very different colors. I will show forest by blue color and river by the green color. This one is my innovation, or I am very artistic. I want to do this thing. No, if you do such type of thing in a map, it will create a lot of confusion, which will ultimately make your map unreadable for the general users. Because this one is, we usually match the things with the real world. So there are a general, like there are some well-defined colors that we use, like blue for water, green for forest, yellow for agriculture, red for built up. Okay, so these are a very typical colors, well-defined colors that we use. So there must be a match between the real world and whatever we are using. These are the rules which are given over here, that for the cartographic symbolism, first thing is size. Okay. Regarding the size, we can make maps in which the size, the size will be proportional to certain attribute. Usually whatever is more important, we show it from by a larger size. Like you can see in the line, or you have earlier seen in the map also, the important highways are shown by more thick line as compared to the streets. So size is important, and the importance is shown according to the size. Next thing is density. In a monochrome maps where not multiple colors are used, in that case, if you have a dense pattern, okay,
dense pattern means more value and less dense pattern means lesser value. Like suppose we are showing a population density map and that population density is represented by different types of pattern. So more dense pattern will show more population density and less dense pattern shows less population density. Similarly for the color also, if you are using shading, the lighter shades means lesser value, the darker shade means more value. The color I have already discussed that the color must match with the real world color. Shape, like suppose if you start using the shape of like suppose I want to represent this, just wait. So there are these Brooklyn subway station. I do not want to show Brooklyn subway station by a point. Instead of that one, if I use this airplane symbol, okay. Suppose if I use this airplane symbol, then what will happen? There will be a confusion. If you are using incorrect symbol over here, then it will create a confusion whether this one is a subway station or these are the airport or something related to the plane. Therefore, proper shape must be used. Similarly, for the line, okay, if I use the line data, now suppose instead of using these Brooklyn streets, if I use this particular hashed symbol, then what will happen? There will be confusion because this type of hash symbol is used for the railway line. Okay, so there must be a proper correlation. Whatever symbol you are using for the in the map, it must be related to the real world. Okay, so this one is true for the color, shape, pattern, whatever you are using, density, texture, all these things. Okay, so these cartographic symbolism need to be followed whenever we create a map. Okay, or whenever you create a map, if you have any confusion, what color shall I use, what symbol shall I use, refer to the Survey of India map. Okay, refer to the Survey of India map. It is a standard map by using standard symbols, colors, and other things. If you are not able to give the color by yourself, or if you have any sort of confusion, in that case, it is better to refer the Survey of India topo sheet. With the help of that one, you can assign a proper color, proper pattern over there. Okay. Then next thing is about the different types of maps. So there are broadly, we are going to learn about the topographic maps, cadastral maps, thematic maps, choropleth maps, dot density map, isopleth maps. Okay. Coming to the first one, which is the topographic maps. Topographic maps have been already used by you. So how you will define a topographic map? Anyone? It is already covered several times. How will you define a topographic map? Ma'am, maps which present the relief features, terrain areas, those type of map. So they are basically a general purpose map, okay? Topographic maps are a general purpose map. They represent everything from the natural features up to a man-made feature. They will give you the administrative boundaries and all the other things over there. Okay. So such type of topographic maps are usually given by the country's mapping agency, national mapping agency. In our case in India, it is the Survey of India topographic maps that publishes the topo sheets. In United States, it is USGS that wait a minute.
Yes, in this case, in the case of topographic maps, they are usually given by the national mapping agencies. Okay, in India it is Survey of India, in United States it is USGS that gives the topographic maps. Next one is the cadastral maps. Okay, what is cadastral map? Yes, what is cadastral maps? Ma'am, maps which define property boundaries. Yes. The maps which give you the ownership information, they are used for the taxation purpose. If you remember, we have covered this cadastral map, or you have learned this terminology cadastral map where in COGO, in coordinate geometry, isn't it? When we were discussing about different modes of capturing the vector data, one is digitization, another one is COGO, coordinate geometry, which is more precise. So there, this cadastral maps are used. Cadastral maps are basically the ownership, gives you the ownership information, and they are mostly used for the taxation purpose. They are very important type of maps. In India also we have these cadastral maps. Okay, we have this Bhunakshe portal where you can find the cadastral maps that give you the whole information of property ownership, who is owning that property. So first I am giving you a 10 minutes break, and thereafter I will come back to you to this cadastral map, and I will show you the work that has been done in India. In whichever city you are living, in whichever state you are living, there are portals that give you the whole information about the ownership. Okay, so first 10 minutes break. At 3 o'clock I will start the class again.
Okay, then let's start the class again. So as you can see on the screen, I have searched for Bhunakshe. Okay. So when you search on the Google for Bhunakshe, you can get the links over here. So from here I have opened this Bhunakshe, the first link of this one, which will automatically direct you to the Uttar Pradesh Bhunakshe. From this particular place, like the state is Uttar Pradesh, you can select your district. Like for my, it is Prayagraj. Then in the tehsil, you can select your tehsil from here. Like I'm in the city, so I'm taking Sadar. Okay. Now from the Sadar again, there are the options. Akbarpur, Mirza, so many others are here. Whichever village you want to select, you can take that one. Okay. If I click on any of the polygon, you can see the information, read the information which is coming over here. Plot info, Khata Sankhya 00191, Khasra Sankhya 307, then area 0.189 hectare. Then detail of the plot owners, their names is given over here. So on whichever plot if you click, you can get the similar information from there. Okay, you can get the similar information if you click on any of these plot. So this is how you can find the complete detail, although this one is not, they are already writing it out. Jilla 175, Prayagraj, Tehsil 00890, Sadar, गांव 161766, अकबरपुर, मिर्जापुर. यह प्रति मात्र जानकारी के लिए है. इसका न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता. भू नक्शा की प्रमाण प्रति के लिए कृपया जनपदीय अभिलेखागार में संपर्क करें. So they have developed this whole portal of cadastral map by using the GIS. Okay, you can see this portal. This one is a web interface that they have created. You can see they have used the open layers. If I click on this particular box, you can see the open layer link is coming on. So they have developed this cadastral map by using the GIS, and this one is a very useful thing. You can search it for your own city or your own region, and the Bhunakshe, the information of the cadastral map will be available over there. So this is what we were learning in the second one, the cadastral maps. Okay. Next one, thematic maps. Okay. Now these thematic maps are based on a particular theme. And with the help of that particular theme, we can create thematic maps. Like they can be a population map, population density map, something like that, transportation map, road map, that they will be based on a particular theme. Now among them, there is a term choropleth map. Note it down, choropleth map. What is choropleth map? Ma'am, basically in this we categorize the particular thing into the classes, and we represent them into whether it is into the patterns or different type of patterns or in colors. Yes. So basically it is based on a particular attribute. Okay. So by taking a particular attribute, like suppose I will show you, instead of going into that one, I will show you on this map. So right now on the screen, you can find these Brooklyn blocks. Okay. So no color is assigned to them. I can do one thing. I can give one of the color to them like this. Now all the blocks are on same color. So this one is the simple map. Now again, I'm putting a condition. I do not want such type of simple map. I want to give some more information.
What will be the more information? I want to include or I want to assign the colors on the basis of population, because in NYC blocks, if I open the attribute table, you can see that there are so many information is coming. I want to draw this map based on the total population. The color will be assigned based on the total population. So what I will do, see, I'm going to the properties, symbology. So I'm taking graduated colors, value. It will be done on the basis of population. You can give the number of classes. Suppose I want 4 classes. Okay. I can use the shade. It depends upon me which shade I want to use. But conventionally, the population is usually shown in the shades of red. So you can use any of it. As I have told you earlier in the cartographic symbolism, the lesser value is shown by the lighter shade, more value is shown by the darker shade. So apply, okay. Now you can see the difference in the map. Instead of just giving you the one thing regarding the color is given on the basis of population, total population. So there might be a little bit difficulty at your end in seeing the different shades. So we do not use this thing for the population, but for more clarity, I'm using different colors right now. Just wait. Yes, now it will be clear to all. This is how you can see different census blocks. In this case, it will be based on different. The color is assigned based upon the different population over here. Again, let's wait. So I will show you. I am again creating the map layout. And again doing the export, I will show you on the Word file. Now see over here, the same map has been modified, and in this case, instead of using the same color, I have used different colors. So what I have done, I have created a choropleth map. Okay, in this one, the choropleth map has been created on the basis of total population. As you have learnt earlier, one thing when you are doing the choropleth mapping, the lesser value you have to give a lighter shade, the more value you have to give a darker shade. Now there are few things while creating a choropleth map. Okay, first I will read the theory, then I will go to that one. Just wait. The term choropleth is derived from the Greek word choro means place and pleth means value. It depicts quantitative information for areas. Choropleth map are constructed by first dividing the complete range of data values
for the reporting units into a set of categories. Each category is then assigned a color or shade pattern. Since data have a natural ordering, there is usually some logic in the choice of colors or tones, such as light to dark color shades or from coarse to dense pattern. The goal is to give the user an intuitive sense of the magnitude of the value in each reporting unit. A mapped variable such as population density may be represented in the map. Polygon define area boundaries such as counties, states, census tract, or other standard administrative units. Each polygon is given a shade, color, shading, or pattern corresponding to the values for a mapped variable. The values used for producing choropleth maps are almost always ratios. Choropleth mapping is therefore not suitable for mapping of absolute values. Why? Because you are creating a range, you are creating a categories over there. Therefore, whenever we have to create a choropleth map, we create it for certain interval, for a certain range. Okay. Choice of shading has been discussed. Another point in choropleth mapping is how we are doing this classification. Okay. Here you have seen that some classification have been taken automatically 0 to 202, from 202 up to 541, 541 up to 187, then 1387 up to 4654. Whenever you have to do this thing, just wait. Yes. So whenever we are doing this categorization, as you can see on the screen, 4 category ranges have been used. This classification can be done in different manners. First one is Jenks method, which is also known as the natural break method. What is natural break method? In this one, the software automatically see if there is any natural break in the data set. Okay, based upon the natural breaks, is if they are finding any break, they will give the values according to that one. Another way of doing this thing is manually. Okay, if I use the method manual over here, I can manually decide the ranges. Another one is equal interval. Now, what will happen in case of equal interval? Like the range is from 0 up to 4654, isn't it? It is. The maximum value is 4654. So I will taking 4 classes 1163.5. Are you getting it? So first range will be 0 to 1163.5. Second one will be from 1163.5 up to 2327. So this one is the what? This one is the equal interval. The interval, like I have taken 4 classes. So 0 to 4654 will be divided into 4 equal interval. Now I am applying this one. Okay. So you will see what will be the problem. Are you able to see the problem? कोई दिक्कत इसमें दिख रही है आउटपुट में? इक्वल इंटरवल रेंजेस ले लिए यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख सकते हैं 0 to 1163, 1163, 2327, 2327 से 3490, 3490 से 4654. इक्वल इंटरवल ले लिया. इसको लेने पर क्या दिक्कत दिख रही है? Uniform distribution of population is it's representing the more uniform distribution of population over the area as compared to the previous one. The basic problem in this one is that majority of blocks are falling inside the first category. Okay, so it is basically just means majority of the blocks are in the first category, so you will not be able to see the variation in color.
दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम विद द इक्वल इंटरवल, सब के सब एक ही कैटेगरी में आ जा रहे हैं, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ कैटेगरी में आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे देखिए, अगला है क्वांटाइल मेथड। इसको क्वांटाइल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अभी 4 है तो क्वांटाइल कह दे रहे हैं, बट जेनेरिक टर्म इसका होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल लगाने में क्या होगा? हर एरिया में का पॉपुलेशन का परसेंटाइल निकाल के उसके बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। परसेंटाइल या क्वांटाइल मेथड में 4 होगा तो क्वांटाइल, अदरवाइज परसेंटाइल। हर एक कैटेगरी में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे, ठीक है। मींस यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें, अगर हम यहाँ पर क्वांटाइल मेथड लेते हैं, आप यहाँ पर ब्रेक वैल्यूज देख रहे हो 27, तो 0 से 27 में जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो 27 से 194 तक में उतने ही होंगे, 194 से 377 में भी उतने ही होंगे, और 377 में से यहाँ तक में भी उतने ही होंगे। मतलब अगर सपोज हमारे पास में 200 ब्लॉक्स हैं तो हर एक कैटेगरी में 50-50-50 ब्लॉक्स आ जाएंगे। इसका आउटपुट देखिए, ये देखिए आउटपुट देख रहे हैं। यहाँ पर रेंज इसी तरीके से डिफाइन होगी कि हर एक कैटेगरी में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आए, तो इसको हम लोग कहेंगे परसेंटाइल मेथड। इसको कैटेगरी अगर हम बढ़ा दें, 6 दे दें, बाकी ज्योमेट्रिकल इंटरवल है, स्टैंडर्ड डेविएशंस है, इन सब के भी बेसिस पर लिया जा सकता है कई सारे वैल्यूज को। तो यहाँ पर बहुत सारे अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन मेथड सेलेक्ट किया जाता है, बट इन जनरल जो हम लोग यूज करते हैं वो या तो नेचुरल ब्रेक का यूज करते हैं, या परसेंटाइल का यूज करते हैं, या इक्वल इंटरवल का। जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसको डिसाइड करते हैं। यहीं पर जो हम कैटेगरीज ले रहे हैं, है ना, कोरोप्लेथ मैप क्रिएट करते टाइम ये जो कैटेगरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में देखो, यहाँ इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर लिया कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, 0.5 से 1. ये अलग अलग इन्होंने ये पूरा कैटेगरी रेंजेस उसके हिसाब से बना दी। कोरोप्लेथ मैपिंग का ये स्टेप जिसमें कि ये कैटेगरीज डिसाइड होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आप यहाँ पर अंतर आप लोग देख सकते हैं। अगर सपोज एक एग्जांपल से इसी चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वापस से सपोज हमने 4 नहीं 3 ले लिया या 4 ले लिया, ठीक, इक्वल इंटरवल ले लिया, ओके, लेबल हमने कर दिया लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अप्लाई, इस मैप को देख करके अब आप क्या इंटरप्रेट करेंगे? अगर ये मैप अगर कहीं का दे दिया जाए, ठीक है,
यहाँ कैटेगरीज लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, और यहाँ पर इस तरीके का आप आउटपुट देख रहे हैं। आप क्या बोलेंगे कि ब्रुकलिन जो है वो बहुत ही लेस पॉपुलेटेड एरिया है, ये इंटरप्रिटेशन होगा इसका। अब देखिए इसी चीज को, सेम इंफॉर्मेशन है, अब हम मैप में क्या कर दे रहे हैं, इक्वल इंटरवल की जगह क्वांटाइल कर दे रहे हैं। अगेन ये देखिए सेम वही इंफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पर क्लासिफिकेशन मेथड चेंज किया गया और उसी क्लासिफिकेशन मेथड के बेसिस पर बोल दिया गया कि अब वही में एक अच्छा खासा पॉपुलेटेड एरिया है ब्रुकलिन, है ना। कोरोप्लथ मैपिंग करते टाइम या किसी का भी कोरोप्लथ मैप आप किसी और का देखें, उसमें हमेशा इस तरीके की कैटेगोरियल वैल्यू को मत लीजिए। लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, ये बहुत ही एक सूडो फीलिंग देने वाला थिंग है कि आपको लगेगा, है ना, apparently it's appearing that there is a lot of population in Brooklyn but in actually it is not। और हम इसका रिवर्स करा सकते हैं कि apparently there is very low population in Brooklyn but in reality it is not। तो कोरोप्लिथ मैप में मैनिपुलेशन करना बहुत इजी है। आपको करके दिखाया कि किस तरीके से सेम मैप को हमने मैनिपुलेट किया। आपको एक बार लगा कि पॉपुलेशन बहुत कम है, एक बार आपको लग रहा है अभी देख करके कि पॉपुलेशन ठीक ठाक है, अच्छा खासा यहाँ पॉपुलेटेड एरिया है। कोरोप्लेथ मैप जब भी आप कंपेयर करें या कोई भी आपको दिखाए, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को रिफर करें। अगर कभी भी दो कोरोप्लस मैप के बीच में कंपैरिजन होता है, जैसे कई बार आप न्यूज में देखेंगे, वो बोलेंगे ये देखिए ये अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं, है ना, या किसी भी तरह का पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। आप कभी भी इस तरीके के कंपैरिजन देखें, उसमें हमेशा जो एक्चुअल क्वांटिटेटिव कैटेगरी है ना, यहाँ तो ऑर्डिनल कैटेगरी दे दी गई, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। आपको यहाँ पर रेंज हमने दिखाई नहीं कि क्या न्यूमेरिक रेंज यहाँ पर है। कभी भी आप कंपैरिजन करें कोरोप्लेथ का मैप का, या कहीं आप किसी और के रिजल्ट्स को देखें, है ना, आप कभी किसी के प्रेजेंटेशन में बैठे, चाहे अपना प्रेजेंटेशन दें या किसी और के प्रेजेंटेशन में बैठे, तो हमेशा उसमें इन चीजों को ऑब्जर्व करिए कि अगर कोई कंपैरिजन दे रहा है, किसी भी चीज का हो सकता है, यहाँ तो हमने पॉपुलेशन का दिखाया, हम सपोज एक टेम्परेचर का कंपैरिजन दिखा करके बोले ये देखिए कि अब टेम्परेचर कितना बढ़ गया है दुनिया में, बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज की आजकल बात हो रही है, तो हमने भी दिखा दिया कि हमारा टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, लेकिन वो न्यूमेरिक टर्म्स में क्वांटिटेटिवली कितना बढ़ा। बाकी तो कैटेगरी आप लोग ने भी देखी है किस तरीके से कैटेगरी का मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो कैटेगरी पे कभी मत जाएं, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक करें। एब्सोल्यूट वैल्यू से ही समझ में आता है कि कितना चेंज हो रहा है। अदरवाइज लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चाहे वैसा मैप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, यही डिटेल्स यहाँ पर है। नेक्स्ट इज डॉट डेंसिटी मैप। देखिए डॉट डेंसिटी मैप अगेन थीमेटिक मैप के लिए है। कोरोप्लेथ मैप से भी आप थीमेटिक मैप ही बनाते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, जो मैप यहाँ पर अभी बनाया गया, ये कोरोप्लेथ मैप था और ये एक पर्टिकुलर थीम पर था, पॉपुलेशन पे था। टाइटल गलत इसमें है, ब्रुकलिन पॉपुलेशन मैप होना चाहिए ये। ब्रुकलिन पॉपुलेशन मैप।
ठीक है, सो ये हो गया ब्रुकलिन पॉपुलेशन मैप। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें पूरे पॉपुलेशन को just wait. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रुकलिन पॉपुलेशन को किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई में करके इस पूरे मैप को यहाँ पर बनाया गया। ये किस तरीके का मैप है? थीमेटिक मैप है, ये कोरोप्लेथ मैप है। इसमें किस तरीके का क्लासिफिकेशन यूज हुआ है? इसमें परसेंटाइल या क्वांटाइल जिसको कहेंगे, परसेंटाइल क्लासिफिकेशन यूज हुआ है अलग अलग कैटेगरीज को बनाने में। ठीक है, यहाँ पर क्या आप एक्चुअल पॉपुलेशन बता सकते हैं? आंसर इज नो। आप एक पॉपुलेशन रेंज अगर यहाँ पर दे भी दिया जाए, यहाँ पर लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई की जगह दे भी दिया जाए तो आप एक रेंज ऑफ पॉपुलेशन बता सकते हैं, बट एक्चुअल पॉपुलेशन इस मैप से नहीं बता सकते। इसका एक ऑल्टरनेटिव क्या आया? पॉपुलेशन डॉट डेंसिटी मैप। ओके, डॉट डेंसिटी मैप में क्या होता है? So they are another map form commonly used to show quantitative data. So in this case, instead of colors, dots will be used and there will be a certain quantitative value that is associated with that dot. So dots or other point symbols are plotted to represent values. Dots are placed in the polygon such that the number of dots equal to the total value for the polygon. The dots are typically placed randomly inside the polygon area. Dot maps were first used in France in 1830 to map the country's population distribution. For example, each dot on the map in the figure represents 50,000 people. However, each map is not a city or other concentration of inhabitants. A great advantage of the method is that dot density maps reproduce very well when photocopied or printed, since they are essentially monochrome maps. Dot density map can also be used in combination with choropleth map to show two variables at the same time. So basically dot density map में क्या होता है? डॉट डेंसिटी मैप में कुछ इस तरीके के मैप होते हैं, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक डॉट के अगेंस्ट में कुछ वैल्यू होती है। एक डॉट सपोज 50,000 का है, तो जहां पर टू डॉट्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो दो डॉट हैं, यहाँ पर इस पॉलीगन में दो डॉट हैं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी होगी? 1 लाख की हो जाएगी। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी मैप होता है। इसमें भी प्रॉब्लम आता है क्योंकि अगर सपोज कहीं की पॉपुलेशन से 70,000 है तो 70,000 के लिए एक डॉट भी नहीं सही है और डबल डॉट भी नहीं सही है, वो गलत हो जाएगा। डॉट की वैल्यू जितनी कम ली जाएगी उतना एक्यूरेट मैपिंग होगी। अगर एक डॉट के करस्पॉन्डिंग सपोज 10 है तो वो ज्यादा एक्यूरेटली जो डिफरेंस जो एरर होगा वो मैक्सिमम 10 का होगा। बट दिक्कत ये है कि अगर आप बहुत छोटा वैल्यू ले लेंगे तो कितने डॉट बनाएंगे, वो फाइनली अगर बहुत छोटा वैल्यू ले लेंगे तो मैप अनरीडेबल हो जाएगा। आप पढ़ ही नहीं सकते कि इतने सारे डॉट है तो उसका मतलब क्या है। तो एक तरीका और है डॉट डेंसिटी को यूज करने का, और मेन एडवांटेज इसका जैसे बताया गया कि ये मोनोक्रोम मैप देता है। इसमें कलर्ड आपको यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंपली डॉट यूज हो रहा है। तो अगर मैप रिप्रोड्यूस करना है, उसका फिर से प्रिंट करना है, तो वो करना इजी होता है। बाकी जहां तक बात है एक चीज और कि हम इस मैप के साथ कोई दूसरे एट्रीब्यूट को भी ऐड करा सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इस समय के मैप पे आप क्या देख रहे हैं? केवल एक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, वो है पॉपुलेशन की। सपोज
ये डॉट डेंसिटी वहां पे देख लीजिए कैसे दिखेगा, इसमें क्लियरली नहीं आ रहा क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और वैल्यू बहुत ज्यादा ले ली गई है। 30,000 है तो 3,000 है, तो इस कारण से आपको मैप में कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसकी वैल्यू अगर हम कम कर दें, सपोज 30 ले लें, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि पूरे मैप में केवल डॉट ही डॉट आपको दिखेगा, जो फाइनली अनरीडेबल बनाता है मैप को। तो इस तरीके की प्रॉब्लम डॉट डेंसिटी में होती है कि आप डॉट डेंसिटी में एक डॉट की कितनी वैल्यू लें, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जा सकता है। वापस से अपना टोटल पॉपुलेशन वाला आ जाते हैं। इसमें एक ग्रेजुएटेड सिंबल काफी इंटरेस्टिंग है, और इसमें आप देखिए ग्रेजुएटेड सिंबल्स, ठीक है। ये देखिए इसमें हमने सपोज वाइट पॉपुलेशन की हमें इंफॉर्मेशन डालनी है, सपोज ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से इसको यूज किया जा रहा है। इस तरीके से आप अलग अलग डॉट्स को यूज करते हुए, है ना, यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। ये ग्रेजुएटेड सिंबल्स होते हैं कि यहाँ पर हमने, जैसे अभी कोरोप्लिथ मैप में आपने कलर रेंजेस यूज किए, इसी तरीके से सिंबल्स को भी यूज किया जा सकता है। सिंबल की साइज अकॉर्डिंग टू द रेंज, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं छोटे वैल्यू 0 to 96 तक के, इस तरीके से अलग अलग साइज पर अलग अलग वैल्यू का रेंज है। तो यहाँ पर ग्रेजुएटेड कलर के साथ में अलग अलग सिंबल्स भी यूज किए जा सकते हैं। इसके सिवा ये देखिए एक पाई चार्ट का यूज आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक ब्लॉक के, इसको थोड़ा सा इसका 3D इफेक्ट, स्वेट, अभी ठीक से आ रहा है। 3D हटा दिया इसमें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक पॉलीगन के साथ में कितना पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के साथ ही साथ वहां पर जो अलग अलग कैटेगरी है, वाइट, नेटिव, एशियन, अदर, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हम इसके साथ में एसोसिएट करा सकते हैं, ठीक है। तो मैप में आउटपुट केवल सिंपल इतना नहीं कि कलर है, हम इस तरीके का पाई चार्ट लगा सकते हैं, बार चार्ट लगाना चाहे बार चार्ट लगा सकते हैं। इस तरीके के हमारे पास में ऑप्शंस है जिनको कि हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर हमने कलर प्लस साथ ही साथ में किस तरीके से अलग अलग उसके साथ में स्टैटिस्टिकल सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पर हम मैपिंग बना सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग तरीके के मैप हम लोग ने पढ़े। एक थर्ड टाइप ऑफ मैप आता है, वो है आइसोप्लेथ मैप्स। ओके, आइसोप्लेथ मैप्स क्या है? ऐसे मैप्स जो लाइन ऑफ इक्वल वैल्यूज को दिखाते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इक्वल एलिवेशन को अगर दिखाएंगे तो कॉन्टूर मैप्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सपोज अगर इक्वल टेम्परेचर को, टेम्परेचर नहीं इसमें, जैसे यस इक्वल टेम्परेचर तो आइसोथर्म मैप्स हो जाएंगे, इक्वल वाटर डेप्थ तो आइसोबाथ मैप्स हो जाएंगे। अलग अलग तरीके के यहाँ पर डेटा सेट हो सकते हैं। हाइट, प्रेसिपिटेशन, ट्रेवल टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, टेम्परेचर, विंड स्पीड, वाटर डेप्थ, इसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको देखिए किस तरीके से हो रहा है। जो पहला वाला फिगर ए है वो अलग अलग वैल्यूज जो है उनको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें रेंजेस डिफाइन करी जा रही है और उसके बाद में यहाँ पर ये पूरा मैप जो है आइसोप्लेथ मैप उसको क्रिएट किया जा रहा है। तो टिपिकल इस तरीके का जो लाइन मैप आप देखेंगे वो आइसोप्लेथ मैप होगा। जो मैप हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, कॉन्टूर मैप्स आप जो है वो फ्रीक्वेंटली इस कैटेगरी में देखेंगे। तो यहाँ पर आज आप लोग ने कितने तरीके के मैप देखे? टोपोग्राफिक मैप, थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप में कोरोप्लेथ मैप, डॉट डेंसिटी मैप, देन अगला है आइसोप्लेथ मैप। आइसोप्लेथ मैप में भी डिपेंडिंग अपॉन द एट्रीब्यूट यहाँ पर अलग अलग तरीके के मैप्स यहाँ पर बनते हैं। तो आइसोप्लेथ मैप में बनाते टाइम कहीं ना कहीं इंटरपोलेशन को यूज करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट इंटरपोलेशन ऐसा नहीं कि हर एक जगह यहाँ पर सैम्पलिंग हो रही है। यहाँ पर इंटरपोलेशन को यूज करते हुए इस तरीके के मैप्स को प्लॉट किया जाता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कार्टोग्राफिक आउटपुट। अभी तक तो आप लोग ने मैप पढ़ा जो कि यूज होता है, ज्यादातर अभी तक मैप पे ही काम किया। बट अदर देन मैप भी हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं। क्या क्या होते हैं? कार्टोग्राम्स, 3D व्यूज, एनिमेशंस। बाकी तो इतना नहीं है, लेकिन हाँ कार्टोग्राम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। एक एग्जांपल दिखाते हैं। इस एग्जांपल को देखिए और बताइए कि ये मैप है कि नहीं। This is transport map for London. Yes. So यहाँ पर ये एक mistake है. Yes, this one is a transportation map, and this is a general term that we used to say that this one is the transport map or some bus route map, some metro map, like something like that. But whenever we are using the term map, it means that it will have a true distance. The property, every map has the property of true distance, that whatever you are measuring on the map, you can convert that thing on the equivalent ground distance, or the direction will be true on the map. But if you see such type of map, which we in our day-to-day life, we say that this one is the map, like this one is the metro map or transport map. Can you say whatever distance that they are saying between the first, like suppose this is one is the Paddington, this Eggware, then Baker Street. Okay, Baker Street किस फेमस डिटेक्टिव का घर है यहाँ पर? बेकर स्ट्रीट, Sherlock Holmes. यस, शर्लॉक होम्स। सो यहाँ पर इस तरीके से ये सीरीज आप देख रहे हैं, लेकिन क्या ये इक्विवेलेंट ग्राउंड डिस्टेंस पर है? Is the distance between any 2 points, is it equivalent to ground distance? The answer is no. Okay, the answer is no. The main purpose of creating such type of map is to show the sequence of the subway stations that are coming on that particular line. Like there is yellow line, green line, orange line, pink line, blue line, so on.
So these are the different lines, and these are the different stations over here. The main purpose of creating such type of transport map is to show the sequence of the stations, the sequence of any of the place, the line that the commuter need to take, but they are not equivalent to true ground distance. Like I think so many of you have gone through Delhi Metro. So on those Delhi Metro stations also you will find such type of map on the wall. Again, their distance, their direction, nothing is true. But yes, the sequence is always correct, and that was the purpose of creating all that map. The correct term for such type of thing, what we are saying map, it is cartogram. Okay, it is not a map, it is cartogram. So what is cartogram? Cartograms are maps that have distorted area or distance in the interest of some specific objective. The usual objective is to reveal patterns that might not be readily apparent from a conventional map, or more generally to promote legibility. Thus, the integrity of spatial object in terms of aerial extent, location, contiguity, geometry, and topology is made subservient to an emphasis upon attribute values or particular aspect of spatial relation. Broadly, we can say that there are three types of cartogram. First one is the routed line cartogram, the cartogram that I have just shown you. All such type of cartograms are known as the routed line cartogram, and they are usually used for the transportation purpose. Okay, what will be the route, what will be the next station, and other things. Second type of cartogram is called central point linear cartogram. So what is, I'm just reading it out, a related form of cartogram shows space distortion from a central point on the basis of time taken or cost incurred to travel to a series of destination areas. These are known as central point linear cartogram. They have been used to show the relative cost of air travel to different parts of the world from a particular airport, and how ticket prices are not uniformly determined by distance travel. You can see this example. So this is how such type of central point linear cartograms are created. So there will be one place, okay, against which, like suppose there will be one place against which the distance will be measured, and you can see the radial distances over here. The buffer distances are created over here, and different, the map is completely distorted. Okay, you can see this map, it is completely distorted. The main thing is they want to create it, this map, in order to show you the variation in price on different places. So such type of central point linear cartogram are used for the for telling you regarding the fare and the distance. The third one is the area cartogram. Again, you can see this one is the world map, and all the continent shapes have been distorted. The Australia is appearing largest among all, which is not true. Why this distortion is given in this map? Because this map is drawn on the basis of agriculture yield, on the basis of agriculture production. Okay, so since the Australia has the largest organic agriculture production, therefore its size is largest. So we do not need to learn any text for this purpose. Just on the basis of this area cartogram, which is drawn according to the yield, according to the output, the size is given. So therefore we are able to interpret. In this one, the area is completely distorted and the value is assigned which is proportional to a particular attribute. Okay, so this is what, this is the cartogram, which are like a map but not map because they will not give you the Euclidean distance. So next thing is animation. This animation and other things, they are more related to the WebGIS. I will show you the example and then I will discuss that thing. Yes.
So I have opened the NDTV website, and this one is the election result. So the very first election result that you can see over here on the screen is simply based upon some graph. The numeric values are given over here, like in West Bengal, 292 out of 294, 292 seats results have been declared. The green color is used for TMC, and from this pie chart you can see, and then the value 213 seats for TMC. For BJP, orange color is used, 77 is assigned to them, is won by them. Now, apart from this one, see how GIS is used over here. You have seen the traditional way of representing the result. Now see the another way. Here you can see the map of Bengal, or I will change the place. So I'm taking some smaller area. So suppose this one is the map of Puducherry, or this one is the map of Kolkata, this Kerala. Yeah, this one is appearing more clearly. There are 140 seats, and there are different parties over here. Okay. Now, if I do not want to see all the maps, all the information of all the parties, I can click on this CPI, and I'm getting only the CPI seats. Apart from this one, if I am placing my cursor on any of the place, you can see what is happening. Are you getting what is happening? That they are giving the information of constituency name, which is Idukki, Kerala. Somebody, Roshi Augustine of some KECM probably, he has win the election. So this all information is coming over here. If I am placing anywhere on the Kerala, on any of the constituency, the information is coming. So I can select the state. Okay, I can select any of the state, and I can click on any of these places. Any of these places, the information is coming. Okay, like Harirampur, West Bengal, Biplab Mitra of TMC won this seat. The second one is Nilanjan Roy of BJP. Third one is Rafiqul Islam of CPM. This is what you are seeing right now. You are seeing how the GIS is used over here. You are seeing, instead of using a traditional map that we have just, the whole of the discussion of this lecture session was on traditional map, but here you can see how the maps nowadays have been used. There is a multimedia. Okay, because of this multimedia, because of internet, you can see such type of application of GIS. Here the animation has been used. Okay, then the 3D display could have been used. In this one, these things are not used, but the animation means over the time how the things are getting changed. In this one, they are not showing, but sometimes there are the animation option also, and they will show the sequence of, they will fill the color in different constituency according to the sequence of result declared. Okay, so that one will be the example of animation. Okay, I'm trying to search if something is available on this one. Yes, you can see the animation over here. एनिमेशन दिख रहा है. यहाँ एक स्लाइडर है मेरे पास में. ये कंपैरिजन के लिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से इन्होंने स्लाइडर को यूज करते हुए यहाँ पर रिजल्ट्स को दिखाया है. आप ये देखिए, जब इधर पूरा कर दे रहे हैं तो ये 2021 के रिजल्ट है, और जैसे जैसे हम इधर की ओर मूव कर रहे हैं, देखिए ऑरेंज की जगह रेड कलर आ रहा है, क्योंकि उस समय लेफ्ट के कई सारे सीट्स थे, क्योंकि इस इलेक्शन में बीजेपी ने जीते हैं. तो वहां पर आप देखिए डिफरेंस देखिए आउटपुट में किस तरीके से रेड को ऑरेंज कलर रिप्लेस हो रहा है. तो यहाँ पर ये पूरा आप यहाँ पर किस तरीके से एनिमेशन यूज हो रहा है उसका एप्लीकेशन यहाँ पर देख रहे हैं. यहाँ कंस्टिट्यूएंसीज इसमें नहीं मिलेगा, बट यस
एनिमेशन का मतलब क्या होता है? टेम्पोरल, ठीक है। ओवर द टाइम अगर आपको कहीं चेंजेस मिलते हैं तो वो एनिमेशन है। इसको टॉबलर्स ने काफी यूज किया था और जीआईएस में भी इसका यूज होता है। 3D व्यू, अगर कहीं पर नेचुरल डिजास्टर वगैरह आता है वहां पर 3D व्यू को बहुत यूज किया जाता है। इसके सिवा नॉन कार्टोग्राफिक आउटपुट जिसमें कि लिंक्ड डिस्प्ले बहुत यूजफुल है। एक अभी आपको हमने इलेक्शन रिजल्ट में लिंक डिस्प्ले का एग्जांपल दिखाया, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी पर क्लिक कर रहे हैं तो वहां पर विनिंग पार्टी कौन सी है, उसके कैंडिडेट का नाम क्या है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, और पूरा इंफॉर्मेशन उसके साथ में लिंक्ड था। क्लिक करने पर वो आ जा रहा है। इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड लिंक्ड डिस्प्ले। इसका एक एग्जांपल और स्क्रीन पर देखिए। लिंक डिस्प्ले बहुत तरीके से आप कोई भी ग्राफ, हिस्टोग्राम, कोई भी चीज अगर उसको जूम करके कोई भी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एरिया के साथ में लिंक करा करके डिस्प्ले कराया जा सकता है। लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं होगा क्योंकि ये कंप्यूटर के सिवा आप इसको प्रिंट में नहीं दिखा सकते। ये कंप्यूटर होगा तभी आप इसको दिखा सकते हैं। तो दैट्स वाई ये नॉन कन्वेंशनल मेथड्स हैं और मोस्टली वेब जीआईएस वगैरह जब हम यूज करते हैं तब इस तरीके के जीआईएस आउटपुट्स को हम बना सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग अपने वर्क की बात करें, जैसे अगर आपको कहीं लगाना है, कहीं प्रिंट में लगाना है या कहीं किसी मैन्युस्क्रिप्ट में, किसी आर्टिकल में लगाना है, तो वापस से हमें ट्रेडिशनल मेथड पर ही जाना पड़ता है क्योंकि वहां पर आप इस तरीके के मल्टीमीडिया को आप यूज वहां पर नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।